नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। राजनांदगांव विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लोगों से भेंट मुलाकात की है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सुरगी गांव में यह भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान आम जनों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना और 100 ट्रैक्टर पैरादान करने के लिए सुरगी के किसानों का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने का ऐलान हुआ। सुरगी हाई स्कूल मैदान का विकास होगा और लाइटिंग की सुविधा देने की बात कही गई। हरदी सुरगी सड़क बनाने को मंजूरी दी गई। सोमनी नवागांव सड़क का जीर्णोद्धार करने और सूखा नाला बैराज से आली खूंटा तक सिंचाई सुविधा देने की बात कही गई। नाली निर्माण के अलावा तोरण कट्टा के आश्रित गांव मनकी में धान खरीदी केंद्र भी खोला जाएगा। ये भी ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। भरे गांव के बूढ़ा देव तालाब में सौंदर्यीकरण और पचड़ी निर्माण के साथ ही सिंघोला गांव में भानेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार और तालाब सौंदर्यीकरण की घोषणाएं भी की गई। पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी निशाना मुख्यमंत्री ने साधा और कहा कि 15 साल वो यहाँ के विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन आज भी यहाँ की सड़कें खराब हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में भी सड़क वो अपने नहीं बनवा पाए। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने सुकुल देहान में भी लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। तो कुछ दे के जाऊं तो सबसे पहली बात है जिला सहकारी बैंक के शाखा खोले जाए। किसान मेंबर चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना, जब का योजना है, लेकिन पैसा यहाँ से फिर आहरित हुई तो सबसे पहली सुरगी में सहकारी बैंक। दूसरा ये सुरगी हाई स्कूल का तरी ही है नहीं, वही हरे मैदान ही हरे, एक बढ़िया विकास कर देते मांग करे ना, है ना, तो लाइट भी लगाबो और एक मैदान के विकास भी करबो। लइका मन खेते कूदते तेकर के हिसाब से डेवलप करबो। एक मांग करत से हल्दी से सुरगी सड़क बनाना की कहा नहीं, हाँ, तो अगर प्रशासनिक स्वीकृति दे देता मैं यहाँ और जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगी, ठीक है। और सोमनी से नवागांव यू सड़क के जीर्णोद्धार करे जाए। सूखा नाला बैराज से ग्राम आली खूंटा में सिंचाई से सुविधा हेतु नाली निर्माण कराया जाए। ताली हुनी बजा। ग्राम पंचायत तोरण कट्टा से ग्राम मनकी, ग्राम पंचायत तोरण कट्टा के ग्राम मनकी में धान खरीदी केंद्र खोले जाए। मनकी वाला मन की डिमांड रही है। इधर बढ़ते आगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है वो ठीक नहीं है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि गंभीर आरोपों को लेकर भी जिस तरह से बीजेपी विवादित बयान दे रही है वो हास्यास्पद बयान है। रमन सिंह मुसवा और बघवा वाले जो बयान दे चुके हैं उस पर भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने साफ कर दिया था कि बघवा कौन है और मुसवा कौन है। आप ब्रह्मानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आरोपी है, बच्चे के रेप के आरोपी हैं, नाबालिग के। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये षड्यंत्र है कांग्रेस का। अभी अब मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो पीड़िता है उसका नाम उजागर कर दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोनों बात विरोधाभास नहीं है, दोनों बात पूरा विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं वो षड्यंत्र है, दूसरे बोलते हैं कि पीड़िता का नाम आपने उजागर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मानंद नेताम वो नाबालिग के बलात्कार के आरोपी हैं। तो अब एक तरफ तो रमन सिंह जी मुझे मुसवा कहते हैं, कभी बिलई कहते हैं, कभी कुकुर कहते हैं, है ना, और दूसरे तरफ बलात्कारियों के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो उनको अजय तो हाँ भाई, कानून अपना कानूनी कार्रवाई अपने ढंग से चलेगी, उसके कहने से थोड़ी है कि किसी फांसी में टांग, यही फांसी बात है इनका।
मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर मामला दर्ज है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इसको छिपाया है। बलात्कार के आरोपी को टिकट देना बीजेपी के लिए शर्म की बात है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ओम माथुर के छत्तीसगढ़ में आने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। हमारी मांग यह है, आपके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगे हैं, पास्को एक्ट के धाराएं आपके खिलाफ लगी हुई है, तो आपके शपथ पत्र में चुनाव में जो होता है उसमें इसकी जानकारी दिया जाना चाहिए था। और नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के, उनके पास कोई अच्छे कैंडिडेट है नहीं कि अब इस तरह के बलात्कार के मामले में जो लोग शामिल हैं ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये शर्म की बात है भाजपा के लिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने चुनाव आयोग को लिखित में दिया है कि जो जानकारी उन्होंने छुपाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर ब्रह्मानंद नेताम को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान आया। झारखंड पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार में दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करके दिखा दें। बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि हम उनको चुनाव जिता कर दिखा देंगे। झारखंड पुलिस सबसे पहले मोहन मरकाम को गिरफ्तार करे। कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक ब्रह्मानंद नेताम का नाम जोड़ा। मतलब है कि जिसमें ब्रह्मानंद जी का नाम इन्होंने उजागर किया है वो डायरी का हिस्सा है ही नहीं। जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है तो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक और ये नाम जोड़ा है, और इसलिए कहीं कोई पुलिस ब्रह्मानंद नेताम जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है, उनको कभी सम्मन्स नहीं मिला। ये सरकार 4 साल से जरा बताए ना कि कांकेर के एसपी को कभी संपर्क किया क्या झारखंड की पुलिस ने? कभी चारामा थाना को संपर्क किया क्या? कभी उनको सम्मन्स दिया क्या? कभी उनका बयान लिया क्या? तो बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? और अगर शासन में दम है तो उसको गिरफ्तार करे, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे। हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। ये तो सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। दिन भर आज बैठकों का दौर बीजेपी के भीतर चला है और प्रदेश प्रभारी जो ओम माथुर आए हुए हैं, पहला दौरा उनका ये है और लगातार वो 4 दिनों का दौरा है तो लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी बैठकें की, कोर ग्रुप की बैठक थी। सभी बैठकों में बीजेपी संगठन को निचले स्तर पर एक्टिव करने पर चर्चा की गई है। सरकार के खिलाफ आंदोलन तय करने की रूपरेखा भी तय हुई है। सरकार की कमियों को जनता के बीच ले जाने के लिए रणनीति तय हुई है और यह भी कह दिया गया है कि अब जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इसका निर्देश दिया गया है। उपचुनाव में पूरी आक्रामकता के साथ हम चुनाव लड़े, इस पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न बैठकें हुई। पहली बैठक में कोर ग्रुप के लोग, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। दूसरी बैठक संभागीय प्रभारी और प्रदेश महामंत्रियों की हुई। तीसरी बैठक सभी माननीय सांसदों और माननीय विधायकों के साथ बैठक हुई और आज की अंतिम बैठक कोर ग्रुप की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कामों के बारे में क्या क्या कार्यक्रम हुए, इन सब की चर्चा, बातचीत हुई। उनका कहना, उन्होंने पार्टी को नीचे स्तर पर और सक्रिय और मजबूत बनाने का कहा है कि नीचे स्तर तक हम काम करें। संगठन की नीचे की इकाई को भी सक्रिय करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया है। अब नीचे लेवल पर भी जनता के बीच जाकर कार्यकर्ताओं को और सक्रिय करने की आवश्यकता उन्होंने बताई है।
अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता जो हैं वो रायपुर से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। बैठक के बारे में बात करेंगे, ओम माथुर के दौरे के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बैठक की बात कर लेते हैं। इससे पहले प्रदेश प्रभारी से पहले प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को भी अवधेश बदला गया। तब भी जब मीटिंग हुई तब ये कहा गया कि हमको निचले स्तर तक काम करना है और हमको जनता को साथ में लेकर हमको जनता के बीच जाना है। इस बार प्रभारी आए हैं, वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन हर बार कोई जब नया आता है बीजेपी में तो अपनी नई प्लानिंग लेकर आता है और फिर इस प्लानिंग को यही कहकर खत्म किया जाता है कि हमको जनता के बीच मौजूद रहना है। बिल्कुल, देखिए दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2018 में विपक्ष में आई। 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रभारी आए, जितने भी बड़े नेता आए, उन्होंने केवल एक ही राग अलापा कि संगठन को निचले स्तर पे ले जाके मजबूत करना है, संगठन को निचले स्तर पे ले जाके एक्टिव करना है। इसका दूसरा पहलू ये कि बीजेपी का संगठन, जिसे संगठन की पार्टी कही जाती है, वो अभी भी निचले स्तर पे उस स्तर पे एक्टिव नहीं है जिसे प्रभारी हो या आला नेता हो वो संतुष्ट हो सके। आज तकरीबन आधा दर्जन बैठकें हुई। बैठकों में केवल और केवल मिशन 2023 पे चर्चा हुई कि कैसे हम धरातल पे उतर के काम करें, कैसे हम जनता का विश्वास जीते। अगर बीजेपी के विधायकों को विधायक बनने के 4 साल बाद यह कहा जा रहा है कि आपको जनता के बीच में जाना होगा, जनता के साथ आपको काम करना होगा, जनता के मुद्दों पे आपको खड़ा होना होगा, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी विधायकों की सक्रियता कितनी है। और 2019 में सांसद बने सांसदों को अगर 2022 में 3 साल बाद ये बताया जाता है कि आप जनता से कैसे जुड़े, कैसे उनके सुख दुख में साथ दे, कैसे उनके पास जाके सरकार की कमियों को बताए, मतलब ये कि 3 साल तक जो प्रदर्शन रहा वो नाकाफी रहा। और यही वजह है कि चुनावी साल पार्टी भी ये बात मान रही है अपने ही लोगों के लिए कि अब उनकी जो परफॉर्मेंस है उतनी अप टू द मार्क नहीं है और इसलिए बार बार ताकीद किया जा रहा है। बहरहाल एक बात और, अवधेश की बड़े लंबे जब प्रदेश प्रभारी के नाम की घोषणा हुई ओम माथुर, उसके बड़े लंबे वक्त के बाद वो प्रदेश में आए हैं और इतना लंबा इंतजार कराने के बाद 4 दिन का दौरा था, लेकिन खबर है कि जल्दी दौरा खत्म हो रहा उनका। क्यों? बिल्कुल देखिए, कल शाम को ही वो यहां से लौट जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और महज 11 सीटों के लिए ओम माथुर जैसे बड़े कद्दावर नेताओं को प्रभारी बनाना, यह समझा जा सकता है कि बीजेपी ने, केंद्रीय बीजेपी ने इसे गंभीरता से तो लिया, लेकिन प्रदेश बीजेपी की जो स्थिति है वो इस स्थिति में नहीं है कि ओम माथुर इसको एंटरटेन कर सके। सीधे तौर पर हमारे अनौपचारिक बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से तैयारियां की गई थी, जिस तरह से ब्रीफ किया गया था, धरातल पे उसके परिणाम कुछ और ही नजर आते हैं। और यही वजह है कि अगर ओम माथुर जैसे बड़े शख्सियत को, बड़े नेता को ये सांसद और विधायकों को कहना पड़े कि आप धरातल पे उतरिए, जनता के बीच जाइए, जनता से संवाद कीजिए, उनके सुख दुख में साथ दीजिए, मतलब समझा जा सकता है कि निष्क्रियता का स्तर कितना बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि ओम माथुर अब अपने दौरे को संक्षिप्त करते हुए, परसों वो जाने वाले थे लेकिन कल देर शाम को ही वो रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बात अलग है कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से उनके दौरे को पहले समाप्ति पे सवाल किया गया तो उन्होंने जरूर कहा कि राजस्थान में भी उपचुनाव होना है, इसलिए उनकी डिमांड जो है वहां पे है, इसलिए वो लौट रहे हैं। लेकिन जानकार ये बताते हैं, सूत्र ये बताते हैं, और जिस तरह से दिन भर बैठकों का दौर चला, कल भी जब वो लगभग 2 बजे रायपुर पहुंचे, 2 बजे से लेकर देर रात तक लगातार वो नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करते रहे, लगातार वो फीडबैक लेते रहे। फीडबैक लेने के बाद आज भी जब 11 बजे बैठक शुरू हुई, उससे पहले नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठ के भी उन्होंने न केवल फीडबैक लिया बल्कि सख्त लहजे में आगामी दिनों में क्या कुछ करना है इसके लिए भी दिशा निर्देशित किया। लेकिन इन तमाम चीजों का जो निष्कर्ष है, तमाम चीजों का जो परिणाम है, धरातल पे वो शायद ओम माथुर को नजर नहीं आया, वो सक्रियता, वो विश्वसनीयता शायद उन्हें नजर नहीं आया। यानी कि ये जो 2-3 दिनों का उनका ये दौरा है, इस दौरे में जो कुछ उन्होंने देखा है, जो कुछ पाया है, जो कमी है, उसकी रिपोर्ट जाकर वो दिल्ली में भी देने वाले हैं। जाहिर सी बात है अगली बार जब आएंगे तो कुछ और नई प्लानिंग लेकर भी आएंगे। बीजेपी, प्रदेश बीजेपी को तैयार उसके लिए भी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में उद्योग और व्यापार को आकर्षित करने और निवेश को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिजनेस समिट का आयोजन किया गया। इसमें श्रम मंत्री शिव डहरिया ने राज्य में निवेश का आह्वान किया। इस बिजनेस समिट में उद्योगपतियों को राज्य सरकार की उद्योग नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया गया।
निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ये जो नई औद्योगिक नीति बनी है उसमें बहुत सारी सुविधाएं हमारे उद्योगपतियों को दी है ताकि वो छत्तीसगढ़ में आकर उद्योग लगाएं और छत्तीसगढ़ को जानें और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान दें और जो सुविधाएं छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है उनका लाभ उठाएं। सभी क्षेत्रों में जैसे हमारा छत्तीसगढ़ पावर सेक्टर में पूरी तरह से कभी बिजली कट होती नहीं, 24/7 बिजली की आपूर्ति होती है। बहुत सारे हमारे खनिज साधन हैं, बहुत सारे उद्योग और भी लगे हुए हैं। बिलासपुर में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पर लगे आरोपों और बीजेपी की मेहतारी रैली के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नेहरू चौक पर पहुंचे और साथ में ले गए गंगा जल का छिड़काव किया और शुद्धिकरण की बात ये लोग कहने लगे। भाजपा के खिलाफ शुद्धिकरण का पाठ किया। बता दें कि 11 नवंबर को बीजेपी पार्टी ने मेहतारी हुंकार रैली का आयोजन यहां पर किया था और जिस जगह पर यह रैली आयोजित की गई थी उसी जगह पर कांग्रेस ने गंगा जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी गंगा जल और गोबर सौंपने के लिए वे लोग पहुंचे थे। रायपुर में दिवंगत शिक्षा कर्मियों की पत्नियों यानी कि उन विधवाओं का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, अभी भी जारी है। जी हां, आपको लग रहा होगा शायद कि बीच में शायद ये बंद हो गया हो, लेकिन ये लगातार ये प्रदर्शन कर रही हैं। बीच में खप्पर रैली भी निकाली थी, आपको याद होगा। राजधानी में नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रही महिलाओं ने आज जल समाधि लेने तक की कोशिश की है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इन महिलाओं को काबू में किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि अगर 24 तारीख को कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है इसमें नियमितीकरण को लेकर कोई फैसला अगर नहीं लेंगे तो फिर महिलाएं सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगी। 1 सूत्री अनुकंपा नियुक्ति की मांग है। हम लोग बूढ़ा तालाब से अपने जल सत्याग्रह के लिए निकले थे। महिलाएं उग्र हो चुकी है। बार बार निवेदन करते हुए हम हर तरह से सरकार के पास बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि अभी तक हम तक नहीं पहुंचे हैं। 24 तारीख की कैबिनेट में अगर हमारी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को नहीं रखा गया तो हम 3 दिसंबर को फिर से सामूहिक आत्मदाह करने के लिए बाध्य हैं। इतना बार हम लोग यहाँ तो अनुकंपा नियुक्ति की इनकी मांग है कि इनके पति काम कर रहे थे, अब वो नहीं रहे, अब उनकी जगह इनको काम दिया जाए। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। चिंतूर में भीषण सड़क हादसा पेश आया। लॉरी और मिनी वैन के बीच टक्कर हो गई और इस हादसे में 6 लोगों की जान गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। वैन में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और ये सभी मृतक बस्तर जिले के रहने वाले बताए गए। घायल भी बस्तर जिले के ही रहने वाले हैं और ये मुंडन कार्यक्रम से वापस जब बस्तर लौट रहे थे तब ये हादसा पेश आया। जगदलपुर के पंडरी पानी गांव के ये सभी लोग रहने वाले बताए गए। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑयल मिल में भीषण आग लग गई है। खाद्य तेल की फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी है और लगातार ऑयल का रिसाव होने से यह आग भड़की है। काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए कि यह आग कितनी भीषण थी। और ऑयल फैक्ट्री है, खाद्य तेल की फैक्ट्री है, तो समझा जा सकता है कि आग कितना बड़ा नुकसान कर सकती थी। गनीमत की बात है कि आग को काबू में कर लिया गया, लेकिन फिर भी जब तक काबू में किया गया लाखों रुपए का नुकसान इसमें हो गया। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है। फैक्ट्री में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन तक मौजूद नहीं थे। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।